दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सेल्स मेंटोर, सक्सेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर राहुल भटनागर सर के बारे में। राहुल भटनागर सर का जन्म 27 में 1987 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम विनोद कुमार भटनागर एंड माता का नाम कमलेश भटनागर है। इसके अलावा उनकी फैमिली में उनका एक छोटा भाई है जिनका नाम है सौरभ भटनागर। राहुल ने अपनी स्कूल एजुकेशन एस टी जोसेफ्स एकेडमी एंड KBFRI देहरादून से कंप्लीट की। अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में राहुल को हेड बॉय ऑफ द स्कूल चुना गया था। राहुल ने पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से MBA कंप्लीट किया। जब राहुल बच्चे थे यानी कि स्कूल के शुरुआती सालों में, तब वो उन बच्चों में से थे जो बहुत शांत होते हैं, जो कभी किसी से बात नहीं करते, जो क्लास के कोने में बैठे रहते हैं, जिन्हें कोई पूछता भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि राहुल अपने दादा दादी के साथ रहते थे और वो उनकी सौतेली दादी थी। तो एक बच्चे के रूप में बचपन में उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जैसे लव, अफेक्शन, केयर और यहाँ तक कि पॉकेट मनी, वो उन्हें कभी नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़े होते गए, उन्होंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए वो स्कूल की हर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे जहाँ स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिले या फिर एक ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिले। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने पर्सनल लेवल पर खुद को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल व पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफ़ी काम किया। इसके बाद राहुल MBA करने पुणे आ गए। पुणे में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वे ट्रेवल करते, कंपनीज के लिए सेमिनार लेते। और एक टाइम ऐसा आया जब वे डायरेक्ट सेलिंग से दिन के 50,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे थे। और इस समय उनकी उम्र थी मात्र 23 साल। उन्होंने सबसे महंगी कार खरीदी, अपना एजुकेशन लोन रिपे किया। 50,000 रुपये पर मंथ इनकम के बाद राहुल ये सोचने लगे कि नौकरी तो मेरे लिए बनी नहीं है, मुझे तो बहुत आगे तक जाना है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है। इसलिए उन्होंने कॉलेज प्लेसमेंट के लिए भी मना कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही राहुल ने प्लेसमेंट के लिए मना किया, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके लिए राहुल काम करते थे वो कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। और इस कंपनी में राहुल सर के 20 लाख रुपये फंसे हुए थे जो उन्हें मिल ही नहीं पाए। इसके बाद राहुल सर ने सोचा चलो ठीक है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। इस पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने अगले 1 साल तक बहुत से छोटे मोटे बिजनेसेस ट्राई करे, एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन राहुल सर ने सोचा कोई बात नहीं, अच्छा टाइम आएगा। अब उन्होंने डिसाइड किया कि दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, अब हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 8 साल पहले उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिस्काउंट कार्ड्स बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने देहरादून में ही बहुत से ब्रांड्स के साथ टाइप किए। राहुल सर उनकी टीम का प्लान ये था कि अगर हम पहले महीने में 2000 कार्ड्स ही बनाते हैं और पर कार्ड्स 500 रुपये भी सेल करेंगे तो पहले महीने में ही हम 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। उन्हें लगा ये तो बहुत ही फाड़ू प्लान है, इससे तो हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जिस दिन राहुल सर वो उनकी टीम ने डिसाइड किया कि हम अपना डिस्काउंट कूपन निकालेंगे, उसी दिन देहरादून के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने अपने डिस्काउंट कूपन निकाल दिया। उसे राहुल सर ने सोचा कि ये तो इतना बड़ा ब्रांड है तो इसके तो कूपन से महंगे होंगे। लेकिन फ़ोन करने पर पता चला कि उनके कूपन का प्राइस सिर्फ 50 रुपये है। और कहाँ राहुल सर अपने कूपन का प्राइस 500 रुपये रखने वाले थे। न्यूज़पेपर ने जिन ब्रांड्स के साथ टाइप किया हुआ था वो ब्रांड्स थे नाइकी, एडिडास, पूमा। और राहुल सर के टाइप्स थे कचौरी कॉर्नर, जूस सेंटर, थड़ी वाला, चाय वाला। कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं था। न्यूज़पेपर की 35,000 लोगों तक पहुँच थी। इनके पास 0 सब्सक्राइबर बेस था। लेकिन डिसाइड किया कि हम फ्री में बनाएंगे, एटलीस्ट लोग हमें जानना तो शुरू करेंगे। 1 साल हो गए, 2 साल बीत गए, लेकिन ना तो कोई ग्रोथ दिखी और ना ही कोई बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा था, क्योंकि ना तो कोई गाइड करने वाला था और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला। ऊपर से फैमिली प्रेशर भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। घर वाले बोलने लगे क्या कर रहा है, पैसे भी कमाएगा या नहीं, लाइफ में कुछ करेगा भी या नहीं। इसके अलावा राहुल सर ने अपने छोटे भाई सौरभ को भी अपने बिजनेस में साथ ले लिया था, जिससे फैमिली प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। क्योंकि राहुल सर अपनी टीम के लीडर थे, इसके लिए उन्हें अपनी टीम मेंबर्स को ही मोटिवेट करना होता था। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी ये विश्वास दिलाना होता था कि चीज़ें हमारे साथ अच्छी होंगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ये वो टाइम था जब राहुल सर के पास सिर्फ 500 रुपये होते थे पॉकेट मनी के रूप में, और उन्हें इन्हीं 500 रुपये में महीने भर अपने सारे एक्स्ट्रा खर्चे सर्वाइव करने होते थे। इमेजिन करो यार, जो बंदा दिन के 50 रुपये कमा रहा था, उसके लिए दिन के 15 रुपये में सर्वाइव करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन राहुल सर ने डिसाइड किया कि कोई ना, हम इसे चेंज करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे देहरादून में, जिसका नाम होगा पैसिफिक दून कार्निवल। ये सबसे बड़ा इवेंट होगा 9 दिन का। इस इवेंट के लिए उन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को बुलाया। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए का लोन लिया। उनके प्लान के अनुसार अगर ये इवेंट सक्सेसफुल होता तो उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होना तय था। लेकिन किस्मत ने यहाँ फिर से उनका साथ नहीं दिया। इस एक इवेंट की वजह से राहुल सर के ऊपर 10 लाख रुपए का लोन हो गया।
ये उनके एमबीए कंप्लीट करने के 4 साल बाद की स्थिति थी, जहां उनके पास सेविंग के नाम पे जीरो था और ऊपर से सर पे 10 लाख रुपए का कर्ज अलग से। उन्होंने सोचा कि यार इससे बुरा मेरे लाइफ में और क्या ही हो सकता है। उन्होंने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उससे पैसे उधार लिए, जिस उम्र में घर वालों को पैसे देने चाहिए थे उनसे पैसे मांगे और यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके जैसे तैसे 10 लाख रुपए का लोन रिपे किया। इस समय उनके टीम मेंबर्स के साथ उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। टीम में जो लड़के थे उनके पेरेंट्स घर आकर उनके मम्मी पापा से बहस करते कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों का टाइम बर्बाद कर दिया। घर वालों, दोस्तों और टीम मेंबर्स के साथ ट्रस्ट भी बहुत कम हो चुका था। बाद में राहुल सर को पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड ने जो उन्हें पैसे दिए थे वो उसने अपने गहने गिरवी रख के उन्हें दिए थे। इन सब बातों से राहुल सर बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। उनका वेट काफ़ी बढ़ने लगा। पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, वीडियोस देखते थे कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए। ये उनके अब तक की लाइफ का सबसे टफ टाइम था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। एक दिन ऐसे डिप्रेशन में उन्होंने अपने छोटे भाई सौरभ भटनागर को कॉल किया, जो कि उस टाइम पे दिल्ली में थे। उन्होंने अपने छोटे भाई से शेयर किया कि भाई मैं ना पूरे दिन टेंशन में रहता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं लाइफ में मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और सो गए। सुबह उठने के बाद जब उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया तो देखा कि उनके भाई की तरफ से 16 मैसेज पड़े हुए हैं। एक्चुअल में उनके छोटे भाई सौरभ ने एक फॉर्म तैयार किया था जिसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हु इज़ राहुल भटनागर में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उनकी पॉजिटिव हैबिट्स क्या हैं, लास्ट 5 ईयर में राहुल भटनागर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप अगले 5 साल में राहुल भटनागर को कहाँ देखते हैं, आप राहुल भटनागर को लाइक करते हैं या नहीं। फिर सौरभ ने इन सारे फॉर्म्स को फैमिली मेम्बर्स, टीम मेंबर्स, दोस्तों के साथ शेयर किया। वो उनका फीडबैक मांगा। फिर उन्होंने जो भी फीडबैक दिया उसे राहुल सर के पास सेंड किया। जब राहुल सर ने उन फीडबैक्स को पढ़ा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन मैसेज में बहुत सी पॉजिटिव बातें लिखी हुई थी। लोगों ने लिखा था कि राहुल भटनागर से वे कितने इंस्पायर्ड थे, उन्होंने कितना कुछ सीखा था और अगले 5 साल में वो राहुल भटनागर को कहाँ देखते हैं। मैसेज के लास्ट में छोटे भाई ने साफ साफ लिखा था कि ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं और ना ही मैंने एक भी वर्ड को खुद से चेंज किया है, ये तो लोगों ने बताया है जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। भाई ने आगे लिखा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप आज की सिचुएशन के बारे में सोचकर हंस रहे होंगे। हो सकता है आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये वो मोमेंट था जब राहुल सर ने खुद को शीशे के सामने खड़े होकर कहा कि मेरे पास मेरा भाई है जो कितना सपोर्टिव है, कितना अमेजिंग है। मेरे पास मेरी फैमिली है जिसने कितना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, और अब मेरे लाइफ में इससे बुरा और क्या हो सकता है। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, चैलेंजेस तो मेरे लाइफ में हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का करेज भी मेरे अंदर है। मैं ज़रूर अपने चैलेंजेस को फेस कर सफलता, सक्सेस हासिल करूँगा। इसके बाद राहुल सर ने खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, हेल्दी खाना खाना स्टार्ट किया, वेट 80 kg से 64 kg तक ले आए, खुद के अपीयरेंस पर पैसे खर्च करने शुरू किए। उस समय उनके पास पैसे होते नहीं थे, वो अपने छोटे भाई सौरभ से पैसे लेकर ऐसा करते थे। मेंटल एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। उन्होंने MTV का ऑडिशन दिया जिसमें वो सेलेक्ट हुए, जिससे उन्हें बिगेस्ट यूथ रियलिटी शो में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ डेट रिमेंबर के 12 एपिसोड कंप्लीट किए। इस शो की वजह से राहुल सर के अंदर 18 घंटे काम करने की कैपेबिलिटी आ गई, क्योंकि शो के लिए नॉर्मली 15 से 18 घंटे की तैयारी करनी होती थी। इसके बाद राहुल सर ने खुद को और अधिक चैलेंज करने का डिसीजन लिया। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पहले किसी और ने ना किया हो। इसके लिए उन्होंने 50 दिनों तक लगातार 50 अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग क्लब में, अलग अलग लोगों के सामने स्पीचेस डिलीवर की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो कि आज तक नहीं टूटा। इन 50 स्पीचेस की वजह से राहुल सर को काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस टाइम पे राहुल सर वो उनके छोटे भाई सॉफ्टवेयर वगैरह बेचकर जो भी पैसे अर्न करते थे सारे खुद की इंप्रूवमेंट पर लगा देते थे। इसके अलावा खुद को और अधिक वैल्यूएबल बनाने के लिए राहुल सर ने दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स की टीम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इसके लिए भी उन्हें सिंगापुर जाना था, जिसमें कि 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आना था, लेकिन राहुल सर ने किया क्योंकि उन्हें पता था कि यदि यह एक बार हो गया तो मेरा स्टैंडर्ड और नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने खुद पर एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन के एक बड़े इवेंट के लिए उन्हें US जाना था, जहां कि उनका 10 लाख रुपए का खर्चा आना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया
इस तरह से वे खुद पर और इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते चले गए। यूएस से वापस आने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल व पब्लिक स्पीकिंग पर ध्यान नहीं देते, जबकि यह सक्सेसफुल होने का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन मास्टरी नाम से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां वे लोगों को कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्रेन करते हैं। इसके बाद उन्हें एक बात और रियलाइज़ हुई कि इंडिया में यूथ को गाइड करने के लिए बहुत कम लोग हैं, और अगर कुछ लोग हैं भी तो वो कॉरपोरेट्स के लिए हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लोगों का मेंटोर बनूंगा, उन्हें गाइड करूंगा। मैंने अपनी गलतियों व सफलता से जो कुछ भी सीखा है लोगों को भी सिखाऊंगा। इस तरह से उन्होंने यूथ को मेंटोर करना स्टार्ट कर दिया। अब तक राहुल सर अपने कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स के थ्रू 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मेंटोर कर चुके हैं, और सिर्फ कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम के थ्रू ही 25 लाख रुपीज़ प्लस मंथली का रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राहुल भटनागर्स लाइफ। 19 वर्ष की उम्र में राहुल सर HPCL के एक असाइनमेंट के काम के लिए सिलेक्ट कर लिए गए थे। राहुल भटनागर ने पहली बार 2012 में अपने छोटे भाई सौरभ भटनागर के साथ मिलकर अपरिस्ट सर्विस पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना पहला एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट किया था, जहां वे रेस्टोरेंट, सैलून, ग्रोसरी, मेडिसिन, बेकरी आदि के कार्ड्स और डिस्काउंट्स ऑफर किया करते थे। राहुल भटनागर व उनकी टीम ने 2014 देहरादून में वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां उन्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। राहुल भटनागर और उनके छोटे भाई सौरभ भटनागर बहुत से इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लॉन्चेस के इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। भटनागर्स ब्रदर को इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट नेम्ड एनरिचमेंट बिगिन विथिन के ऑर्गेनाइजर के रूप में भी जाना जाता है। इसका पहला एडिशन उन्होंने मई 2019 को गोवा में किया था, जहां ह्यूज पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिससे मोटिवेट होकर मई 2020 में 5000 से ज़्यादा लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी फ़िलहाल के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। राहुल भटनागर ने लोगों को कोच एंड मेंटोर करने के लिए 2018 में कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वे लोगों को सेल्स स्ट्रेटजीज, एंटरप्रेन्योरशिप गाइड, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। इनके द्वारा 2020 में लॉन्च की गई सेल्स मास्टरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। राहुल भटनागर बहुत से टॉक शोज जैसे TEDx, जोश टॉक पर अपनी अपीयरेंस के लिए भी जाने जाते हैं, जहाँ वे लोगों को अपनी फेलियर टू सक्सेस जर्नी बताकर मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, वह उम्मीद की किरण पैदा करते हैं। राहुल भटनागर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 1000 से भी ज़्यादा सेमिनार्स कर चुके हैं, जहां वे बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वह देश में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर तैयार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राहुल सर ने बहुत से इंटरव्यूज़ में अपनी इनकम रिवील की है, वह उनके प्रूफ भी दिए हैं, जहाँ वे बताते हैं कि उनकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज के थ्रू वे महीने का लगभग 70 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अलावा राहुल सर को बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन सारे अवार्ड्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल सर हमेशा अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आप खुद पर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यही है जो आपके अंदर वर्क एथिक डेवलप करेगा, और आपका वर्क एथिक ही आपकी पहचान है। लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं कि राहुल सर बहुत लकी हैं, गोवा में एक आलीशान घर में रहते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, साल में करोड़ों का टर्नओवर है। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि इसके पीछे कितना हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइसेस हैं, तब जाके आप ऐसी लाइफ जी पाते हैं। हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन क्या उसने खुद को उस काबिल बनाया है कि ये सारी चीज़ें उसके पास आ सकें, या क्या वो सच में उस चीज़ को डिजर्व करता है, या सिर्फ सपने ही देखता है। राहुल सर हमेशा बोलते हैं, स्पेंड लाइक अ बैगर बट इन्वेस्ट लाइक अ किंग। आपको खुद पर, अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा, आपको हार नहीं माननी, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, बिकॉज मैजिक हैपन्स व्हेन यू डोंट गिव अप।